और आइए साहब मैं अपनी भूमिकाओं को संक्षिप्त करता हूं। अब मैं चाहता हूं कि इस वंशी को कर से उतार दिया जाए और उंगली पर सुदर्शन धारण किया जाए। अब मैं चाहता हूं कि वो जो दुपट्टा उंगलियों पर लपेटा गया था उसे खोलकर कमर कस ली जाए, क्योंकि अब हमें डॉक्टर हरिओम पवार को सुनना है। जब अग्नि ने कभी कल्पना की होगी कि वो मनुष्य बन जाए, जब ज्वाला ने कभी इच्छा की होगी कि वो मनुज बने, तो उसका आकार जो हुआ होगा वो डॉक्टर हरिओम पवार जी का आकार है। मैं बहुत मन से अपने सभी बड़ों को बधाई देता हूं और एक बार पुनः आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहता हूं। एक वाणी फाउंडेशन है, ये जो गीत कविताएं यहाँ बिखर रही हैं इनको अगली पीढ़ी समझ सके। वो भूखे बच्चे जो प्लेटफॉर्म पर कूड़े में से दाने उठाकर अपना पेट भर रहे हैं, उनको इस योग्य बनाया जाए कि वो इन संभ्रांत समाजों में बैठ सकें। इसके लिए हवन कर रहे हैं डॉक्टर हरिओम पवार। वाणी फाउंडेशन के माध्यम से हजारों बच्चों की शिक्षा का उपाय कर रहे हैं। उस हवन में आपकी आहुति मैं चाहता हूं। यहाँ पर बाहर स्टॉल लगी है, जो भी कुछ आय डॉक्टर साहब की होती है, क्योंकि उनका परिवार नहीं है, उन्होंने शादी नहीं की, अपने लिए कोई घर परिवार बसाया नहीं, वो जो कुछ कमाते हैं वो सब उन बच्चों को अर्पित कर देते हैं। एक बच्चा इस देश में आज से 20 साल बाद ऐसा भी खड़ा हो जो आपका नाम लेकर कह सके कि मेरे लिए 2 सीडी खरीदी थी डॉक्टर हरिओम पवार की फला आदमी ने, जिसके कारण आज मैं पल बढ़कर बड़ा हो गया हूँ। इस यज्ञ में आप लोग यहाँ से जाते हुए अपना योगदान देना ना भूलें। मैं देखना चाहता हूँ 8 साल से डॉक्टर हरिओम पवार को सुनते सुनते केवल कुर्सी रहना याद रहा है या इस यज्ञ में शामिल होना भी आप लोगों ने अपना अनुक्रम बनाया है। एक बार जोरदार तालियां। 4 पंक्तियां केवल उनकी भूमिका में पढ़ना चाहता हूं। जो कुछ अभी घटित हुआ है कि अगर दुश्मन करे आगाज हम अंजाम लिख देंगे, लहू के रंग से इतिहास में संग्राम लिख देंगे, हमारी जिंदगानी पर वतन का नाम लिखा है, हम अपनी मौत भी अपने वतन के नाम लिख देंगे। जोरदार तालियों के बीच बुलाइए डॉक्टर हरिओम पवार। मुझे लगता है मुझसे इस बार गलती हो गई, ज्यादा जमने वाले लोग मुझे नहीं लाने चाहिए थे। इसका नुकसान तो मुझे ही उठाना पड़ेगा। मेरा संकट ये है साहब, मेरा नंबर जब तक आता है अक्सर हर कब सम्मेलन में, तब तक बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हो चुकी होती हैं, बहुत तालियां बज चुकी होती हैं, आप ताली बजा बजा के थक चुके होते हो, बहुत अच्छे गीत पढ़े जा चुके होते हैं, हास्य पढ़ा जो चुका होता है, और आज तो चांद पर कॉलोनी भी कट गई। आप जानते मेरी हालत कैसी होती है? आपने कभी ठेले पर कोल्हू का गन्ने में रस निकलते देखा? बात अच्छी लगे तो समझना। वहां गन्ने को वो एक बार डालता है कोल्हू में, फिर उसको पीछे से निकाल के दोबारा मोड़ के डाल देता है, फिर एक बार और मोड़ के डालता है, और जब वो बिल्कुल खुक्कस हो जाता है तो मुझसे कहते हैं इसमें रस निकाल के दिखा। ये मेरा संकट है। मैं ये काम कई सालों से कर रहा हूं, हर साल हर दिन करना पड़ता है मुझे। मैं कोशिश करता हूं, कोशिश से नहीं निकलेगा तो बीच में नींबू फंसाऊंगा, और नींबू भी नहीं मिलेगा तो ये विष्णु है ही। मैं उसके प्यार के गीतों का बड़ा हिमायती हूं साहब। इसका आवाज को ये अब बढ़ाएगा कोई नहीं। देखिए ये मेरा विषय नहीं है, इसकी आवाज रोकने के लिए इसका वॉल्यूम कम करेंगे। आप वॉल्यूम कम मत कीजिए, आवाज सहलेगी। प्यार का एक उदाहरण मैं देता हूं, विष्णु शायद तुमने भी कभी नहीं सुना होगा। जब 14 साल का वनवास काटकर राम वापस आए तो राम के स्वागत में हजारों लोग पूरी की पूरी अयोध्या उमड़ आई। सब नर नारी पूरे इकट्ठे हो गए राम का स्वागत करने के लिए। राम ने एक बात महसूस की कि भीड़ में बच्चे नहीं है। जिन बच्चों की उम्र 13-14 साल हो, ऐसा कोई बच्चा भीड़ में नहीं है। 1 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, 12 साल का नहीं, 14 साल का नहीं। उनको ये बात खली। उन्होंने भरत को बुलाया और भरत से पूछा, भरत क्या बच्चों के आने पर रोक लगाई गई है, या बच्चों ने मेरे सम्मान में आना स्वीकार नहीं किया? सुनते ही भरत रो पड़े कि प्रभु आप शायद नहीं जानते, जिस दिन से आप वनवास में चले गए पूरी अयोध्या में दाम्पत्य धर्म का पालन ही नहीं हुआ, किसी बच्चे ने जन्म ही नहीं लिया। 14 साल बिना बच्चे के जन्म के गुजरे। ये भी एक प्यार की पराकाष्ठा है।
विष्णु के गीत भी प्यार की पराकाष्ठा है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, आपको ऐसा लगना चाहिए ना मैं पढ़ा लिखा भी हूं। हमारे कवि नहीं है तो मैं क्या करूं। जब शिवाजी ने सिंहगढ़ का किला जीत लिया तो शिवाजी की मां चाहती थी वहां पहले राम की कथा हो। समर्थ रामदास गुरु बुलाए गए, जीजाबाई के हुक्म पर कथा चलने लगी। कथा में एक दिन प्रसंग आया कि सीता का अपहरण हो चुका है, वो अशोक वाटिका में बैठी है, राम की याद में चिंता में है, चेहरे का रंग सफेद हो गया है, उनके चारों ओर अशोक वाटिका में सफेद गुलाब के फूल खिले हैं, सफेद गुलाब के फूलों का रंग और सीता मां के चेहरे का रंग एक जैसा सफेद दिखता है। इतना सुनना था कि भीड़ में से एक आदमी खड़ा हो गया। उसने कहा, गुरुदेव कथा तो बहुत अच्छी कहते हो लेकिन झूठ मत बोलो। जहां सीता बैठी थी अशोक वाटिका में वहां सफेद गुलाब के फूल थे ही नहीं, वहां तो सुर्ख लाल गुलाब के फूल थे। गुरुदेव ने पूछा, आप कौन है? वो बोला, मैं हनुमान जी हूं, मैं कथा सुनने आया हूं, राम ने भेजा है मुझे, और तुम तो झूठ बोलते हो। गुरुदेव ने कहा, चुपचाप बैठ जाओ, वहां सफेद गुलाब के फूल थे। हनुमान उठ के चले गए, राम से शिकायत कर दी, कहां भेज दिया मुझे, झूठी कथा में भेज दिया आपने मुझे, वहां सफेद गुलाब के फूल बताए जा रहे हैं। राम हंसकर बोले, हाँ वहां सफेद गुलाब के फूल थे। अब हनुमान जी को आश्चर्य हुआ, छुट्टी बोले, आप देखने गए थे? अरे जो देखने गया उसकी मानोगे कि गुरुदेव की मान लोगे? राम ने फिर भी कहा, नहीं वहां सफेद गुलाब के फूल थे। तो हनुमान जी भागे भागे सीता मां के पास गए कि इनको क्या पता, सीता मां ने देखे और मैंने देखे, और जाकर सीता से शिकायत की, गुरुदेव झूठी कथा कह रहे हैं, भगवान राम उसका समर्थन कर रहे हैं, आपने तो देखे ना वहां सफेद गुलाब के फूल थे ही नहीं, सुर्ख लाल गुलाब के फूल थे। सीता ने कहा, नहीं पुत्र वहां फूल तो सफेद गुलाब के थे। अब हनुमान जी को गुस्सा आया। कोई भक्त सच्चा होगा, गुस्सा करेगा तो रो पड़ेगा। रो पड़े हनुमान की, मुझे झूठा बनाने पे क्यों तुल गए सब लोग, मैंने देखे वहां सफेद गुलाब के फूल नहीं थे, सुर्ख लाल गुलाब के फूल थे। जब हनुमान रो पड़े तो सीता ने सर पे हाथ रखा और कहा, पुत्र फूल तो सफेद गुलाब के ही थे, लेकिन जब तुमने वहां अपने स्वामी राम की पत्नी को रावण की कैद में देखा तो तुम्हारी आंखों में क्रोध का खून था, तुमको सफेद गुलाब के फूल भी लाल गुलाब के फूल नजर आते थे, वरना फूल तो सफेद गुलाब के। अब तो यकीन आया होगा पढ़ा लिखा। देखिए, मैं इतनी कविताएं मैंने सुनाई हैं। एक कविता मैंने ऐसी लिखी थी जिसके बाद हम चाहते थे भारत सरकार वो फैसला करे जो उन्होंने कर लिया। अब उसको पढ़ने का कोई अर्थ रह नहीं गया। वो कहेंगे, साहब ये तो आप समझते हैं वहां केवल 38 आतंकवादी मरे हैं? हिंदुस्तान के वीर रस के 38 कवियों की कई सारी कविताएं मरी हैं। ये हत्या केवल आतंकवादियों की नहीं हुई है, वीर रस ही निपटा दिया उसने। वो चाहता वो ही रहेगा जो। क्यों तुरंत जी? मैंने मोदी जी पर एक कविता लिखी थी जब, अब से 2 साल पहले जब वो आए थे प्रधानमंत्री बनके, तब तक पूरी भी नहीं थी वो कविता, मैंने पिछले साल नहीं सुनाई। अब वो कविता पूरी हो गई है, अगर आप आज्ञा दें तो मैं वो कविता सुनाना चाहता हूं। जो लोग जाना चाहते हैं चले जाएं, लेकिन भोजन तभी मिलेगा जब मैं कविता पढ़नी बंद करूंगा। मैं जानता हूं किस लिए है। नहीं मिलेगा साहब अभी, चलिए कोई नहीं, आवश्यकता। देखिए, मैं 40 साल पहले जब मैंने कविताएं लिखनी शुरू की, आदरणीय ओमवीर जी, मैंने तब ये तय कर लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी सरकार का समर्थन नहीं होती। कविताएं जब किसी सरकार का समर्थन करती हैं, या तो कविताएं मर जाती हैं या सरकार गिर जाती है। अच्छा, हम पता नहीं क्यों चाहते थे कि पहली सरकार हटे और ये आए, जब आ गई तो फिर अब क्या करें? संकट समझो, रहना तो हमको भी कब सम्मेलन की दुनिया में, और कोई काम तो हमारे पास अब है नहीं, यूनिवर्सिटी से रिटायर हो गए तो अब तो यही काम करते हैं। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है साहब जिसमें एक शब्द मोदी के पक्ष में नहीं है और एक शब्द मोदी के खिलाफ भी नहीं है। एक शब्द। मैंने तलवार की धार पे खड़े होकर कविता लिखी, इधर जाता तो बट जाता, इधर जाता तो कट जाता। मैं केवल अपने उन लोगों में जिनके प्यार से, देखिए ये कवि सम्मेलन सांगवान साहब, हसन साहब, बालियान जी, मेरा गुरूर है, मेरा घमंड है, मेरी हिम्मत है, मेरा हौसला है। मैं केवल इस कवि सम्मेलन से इतने गहरे से जुड़ गया हूं जितना मैं किसी मेरठ के भी कवि सम्मेलन से आज तक नहीं जुड़ा। मेरा वाणी फाउंडेशन प्रोग्राम करता है, मेरा मन उनमें इतना नहीं होता जितना इस कवि सम्मेलन में होता है।
इतना जनता ने प्यार दिया है, इतना जनता ने प्यार दिया है, इतना लोगों ने हिम्मत दी है, हौसला दिया है, दुलार दिया है। मैं आज इस परीक्षा में पास होना चाहता हूं कि मैं ऐसी कविता लिख सका क्या कि जिसमें प्रशंसा भी ना हो, वरना तो वीर रस की कविताएं तो खिलाफ ही होती हैं। आप जानते हो 2 लाइन मैंने कितने गुस्से में लिखी थी, जिसके बाद भारत सरकार ने फैसला लिया है। 2 लाइन बता दूं मेरा गुस्सा किस हद तक था। आपको लगे कि इस गुस्से के बाद सरकार के पास कोई रास्ता नहीं था कि वो यही करे जो उसने किया। मैंने गुस्से में यहां तक लिख दिया था, लगता है तुम भी सत्ता के अहंकार में ऐठे हो, क्या 17 मंत्री मरने के इंतजार में बैठे हो। बात मान ली गई तो उस कविता का महत्व नहीं है। मैं मोदी पर एक कविता सुनाता हूं, मन से सुन लीजिए, और इसके बाद आप चाहेंगे, और समय बचेगा, समय तो नहीं बचा, खैर जितना समय था वो तो खत्म हुआ। मैं विष्णु को यही सोच के लाया था कि आज मुझे पढ़ने से बचाएगा, पर इसने नहीं बचाया। आप इसे और सुनते तो वो समय हो जाता जिस पर हम खत्म कर देते हैं। मैं गा रहा हूं पिछले 11-12 दिन से, लगातार गा रहा हूं, नींद में हूं। मेरी नींद आप उतारना, फिर आपकी थकान मैं उतारूंगा, करता कि आप सनी देवाल। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। विष्णु समझना, एक पंक्ति समझ गए तो मैं समझूंगा मेरी पूरी कविता समझ जाएगी। इस कविता को एक पंक्ति पर बदल चाहता हूं, पूरे सदन का मन चाहता हूं, आपको लगे कि आप समझ गए तो मुझे सबूत दे देना। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं, पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं, पुत्र मोह में शस्त्र त्याग। विष्णु तू समझता है तो मुझसे ज्यादा जम के चला जाएगा यहां से। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं गाथा वाचन करता हूँ सिंहासन परिवर्तन की। अच्छे दिन आने वाले हैं नारों के आकर्षण की, कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं बिकती, और किसी भी डर के आगे दिन को रात नहीं लिखती। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी जिस दिन मेरी। सल्यूट करता हूं आपको। मैं जिस दिन कविताएं पढ़नी छोड़ भी दूंगा, इस कवि सम्मेलन में आना बंद नहीं करूंगा, ये आपको वचन देता हूं। मैं कुछ दिन में बंद करूंगा कवि सम्मेलन में जाना। जिस दिन मेरी आंख बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं। राजनीति के लोग जानते होंगे, ओमवीर जी जानते हैं, मैं चाहता तो जहां 282 बैठे मैं बहुत आराम से बैठ सकता था। मांगने वाले टिकट हजारों होंगे, लेकिन मिले हुए टिकट को लौटाने वाला सिर्फ मैं था, अकेला मैं था इस देश में। और क्यों था, मेरा परिचय सुनिए। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं, सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने, पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता, कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोपड़ियों के आंसू गाता हूँ। कविता का शीर्षक लिखता हूँ, अपने बड़े भाई ओमवीर जी तोमर जी को समर्पित करता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक अच्छा लगे और आप चाहें कि आपके इस अपने को ये शीर्षक जीना चाहिए, तो मुझे फिर एक बार तालियों से नवाजना। पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोपड़ियों के आंसू गाता हूँ, लेकिन दरबारों में कभी का शीश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन दरबारों में कभी का शीश नहीं झुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने। जब चुनावों के नतीजे आए तब 2 लाइन लिखी, भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है, वंशवाद की ये चुटकुला है क्या है मुझे पता नहीं, मैं मंचों पे सुनता हूँ। जब किसानों की फसलें नष्ट हुई तो आदरणीय सोनिया गांधी जी कहीं किसानों को मुआवजा बांटने गई। फसलें नष्ट हुई थी पिछले साल,
तो वहां कुछ किसानों ने आपस में कुछ पैसे इकट्ठे किए और सोनिया जी के पास लेके पहुंचे। बोले मैडम लो। बोले मुझे क्यों दे रहे हो? किसान बोले मैडम फसल तो आपकी भी नष्ट हो गई। देखो बहुत दुखी मत हो, मैंने मोदी जी को खबर भेजी थी कि पाकिस्तान को आपको निपटाने की जरूरत ही नहीं है, ये काम राहुल जी कर सकते हैं। बोले वो कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा जिसने 130 साल की कांग्रेस निपटा दी, वो 68 साल के पाकिस्तान को नहीं निपटा सकता। ये तो ऐसी हंसी की बात है। एक बात कहना चाहता हूं, किसानों की तो फसलें नष्ट हुई हैं, मौसम ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएंगी। शहर के अमीर लोगों, आपकी आने वाली नस्लें नष्ट होने के कगार पर खड़ी हुई है। ध्यान कीजिए, अगर वो नष्ट हो गई तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। संस्कार मर रहे हैं, हमारी संवेदनशीलता मर रही है। मैं संवेदनशीलता मरने का एक उदाहरण देता हूं। मंच का ध्यान चाहता हूं, आपका ध्यान चाहता हूं। 10 सेकंड की बात है, दिल पर हाथ रख के सुनना। कहां है हम संवेदनशील? एक साड़ी की दुकान में एक बहुत अमीर महिला एक बहुत महंगी साड़ी पहने हुए बहुत बड़ी कार में बैठ के आती है और दुकानदार से कहती है मुझे एक सस्ती सी साड़ी दिखा दो, मेरी बेटी की शादी होने वाली है। ये कोई खास बात नहीं है, सब महिलाएं ऐसा करती होंगी। खास बात मैं ये कहने जा रहा हूं, एक नौकरानी फटी हुई धोती पहने हुए टूटी हुई रिक्शा में बैठकर उसी दुकान पर आती है और दुकानदार से कहती है मुझे दुकान की सबसे महंगी साड़ी दिखा दो, मेरी मालकिन की बेटी की शादी होने वाली है। क्यों मरी हमारी संवेदना? भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है। वंशवाद की पूरी कविता मोदी जी पर है, सुनिएगा। तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था। प्रशंसा नहीं करूंगा, विरोध भी नहीं करूंगा, केवल एक पंक्ति में पक्षपात है। मैंने 20 साल कविताएं सुनाई है उनको, बहुत करीब से कविताएं सुनाई है उनको, सामने बिठा बिठा के कविताएं सुनाई है। तो मुझे जो अच्छा लगा है वो प्रशंसा नहीं है, विरोध नहीं है, कविता का तत्व उसमें महसूस करें तो उठे पूरे सदन की तालियां सुनना। तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था, तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था। जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था। बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को। रिश्ता तय करता हूं साहब, और आपको लगे मैं अपनी जगह ठीक हूं तो और ज्यादा प्यार चाहता हूं, तालियां चाहता हूं, सम्मान चाहता हूं, दुआएं चाहता हूं, क्योंकि अपने घर में ही मांग सकता हूं मैं, पूरे देश में किसी से कुछ नहीं मांगता, यही मांगता हूं। सुनना, बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को, बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को, लेकिन कैसे मर जाने दूंगा आंसू के गायक को। आप विजय के जननायक हो, मैं पीड़ा का गायक हूं। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूं। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का, आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूं। निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में। देखना चाहता हूं मैं पढ़ने में जोश ज्यादा है कि आपके सुनने में जोश ज्यादा है? निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में, लोकतंत्र की मां संसद का मान तुम्हारे हाथों में, संविधान के पालन का अरमान तुम्हारे हाथों में, तिलक गोखले गांधी का वरदान तुम्हारे हाथों में, अमर तिरंगे की सौंपी है शान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान, सौंप दिया है पूरा। जितेंद्र यादव जी की ताली बजा। अब ये पता नहीं है दोनों में से किधर है। सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में, जनादेश में आज आपकी सबसे ऊंची थाती है, दिया तुम्हारा तेल तुम्हारा और तुम्हारी बाती है, आजा तुम्हारा तेल तुम्हारा और तुम्हारी बाती है। आज आपके कर कमलों में टूटी हुई कमान नहीं, और पगों के नीचे कोई गिरता हुआ मचान नहीं। आज आपके ऊपर नभ है, नीचे ठोस धरातल है, और आपकी सौगंधों में गंगा मैया का जल है, और आपकी सौगंधों में गंगा। 2 लाइन सुनना साहब। चिराग तू भी ताली बजा। मैंने तेरी उन कविताओं पर तालियां बजाई जो मेरी समझ में भी नहीं आई। ये तो अदला बदला करना पड़ता है। आप समझ रहे हैं विष्णु मेरी समझ में आ रहा था, मैं तो इसलिए बजा रहा था, मैं बजाऊंगा तो आप भी बजाओगे, ये जमेगा।
लेकिन बहुत प्यारा गीतकार है। आज हमने जितना मन से उसे सुना, मैं सचमुच ये सोच रहा था कि ये तो मेरे से पहले कुछ ज्यादा गड़बड़ कर रहा है। इसके सम्मोहन से निकालना मुश्किल होता है लोगों को, कई बार इसके बाद बहुत मुश्किल होता है, सम्मोहन में चले जाते हैं आप। लेकिन मैंने उस विष्णु जी के सम्मोहन में चले गए तो यहां क्या कर रहे हो? फिर तो वहीं जाओ जहां विष्णु जी भेजना चाहते थे। चलिए मन से सुनिएगा। 2 लाइन आपको भा जाए और आपको लगे कि हाँ सच तो यही है, तो समर्थन चाहता हूं। आज आपके कर कमलों में टूटी हुई कमान नहीं, विजय किसी की नहीं, विजय ये परिवर्तन के यश की थी, देश चेंज चाहता था। अगली पंक्ति जानना चाहता हूं आप कितना समझे। विजय किसी की नहीं, विजय ये परिवर्तन के यश की थी, और पराजय गांधी जी के बंदर के अपयश की थी, और पराजय गांधी जी के बंदर के अपयश की थी। 10 सालों तक बैसाखी से तारे टूटे मौन रहे, घोटालों पर घोटालों के अनबम फूटे मौन रहे, हर घटना दुर्घटना पर मौनी बाबा हो जाते थे, हनुमान चालीसा सीने पर रखकर सो जाते थे, हनुमान चालीसा सीने पर रखकर सो जाते। जिस ईमानदार के घर में कौल दलाली पलती हो, मैं दब्बू ईमानदार के पाप नहीं छिपने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम। दूसरा छंद सुनिए। आज आपके सारे घोड़े, आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं, कुछ साधु ज्यादा ही हिम्मत वाले हैं, जो चाहे बोलते हैं। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं, गायत्री के गंगा मां के गैया के रखवाले हैं। और 2 लाइन पढ़ रहा हूं साहब, कोई भाजपा के हो तो बुरा ना माने, क्योंकि सच तो यही है। आज आपके रथ के सारे, कांग्रेस है अभी है जी, अच्छा ठीक है, अगर है तो इस कविता के बाद नहीं रहेगी, आपके बैठने से क्या बता। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं, गायत्री के गंगा मां के गैया के रखवाले हैं, लेकिन ये भड़कीले भाषण जो जहरीले नारे हैं, बात ठीक लगे तो सबकी तालियां चाहता हूं, लेकिन ये भड़कीले भाषण जो जहरीले नारे हैं, ये मोदी सिंहासन के हम दर्द नहीं हत्यारे हैं, ये मोदी सिंहासन के हम दर्द नहीं हत्यारे हैं। सिंहासन का हिस्सा बांटो तुम उसको चाहो जिसको। साहब मैंने जीवन में केवल 2 लोगों के साथ काम किया है। 1975 में जब मैं पढ़ रहा था LLM में, तब मैंने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में हिस्सा लिया। मैंने मीसा भोगा है। मैं जेपी के आंदोलन की कोख से पैदा हुआ कवि हूं। जेपी के आंदोलन की कोख से 2 चीजें पैदा हुई, जनता पार्टी और हरिओम पवार। जनता पार्टी का मुझे पता नहीं है, हरिओम पवार मोहन सागवान के कार्यक्रम में कविता पाठ करने के लिए खड़ा हुआ। फिर मैं राजनीति में कभी नहीं गया, राजनीति मुझे आती नहीं है, राजनीति करनी मुझे पता नहीं क्यों, मुझे कभी भाई नहीं। फिर मैंने एक साधु के साथ काम किया, जो इस देश के गरीब आदमी को स्वस्थ रहने की परंपरा में ला करके खड़ा करना चाहता है, स्वस्थ आदमी बनाना चाहता है, गरीब के गरीब को, और देश में सुबह 5 बजे सबको जगाना चाहता है। मैं उसके पक्ष में आज भी काम करता हूं, उनके साथ आज भी रहता हूं। मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हैं, जो मैं सोचता हूं वो मैं बोल रहा हूं। अच्छा लगे समर्थन कर देना, अच्छा ना लगे चुप सुन लेना। सिंहासन का हिस्सा बांटो तुम उसको चाहो जिसको, भूल न जाना रामदेव के स्वाभिमान की कोशिश को, भूल न जाना रामदेव के स्वाभिमान की कोशिश को। जिनके अंदर संघर्षों का एक पुरोधा देखा है, जिनके अंदर युग परिवर्तन का एक योद्धा देखा है, जिसने काले धन पर घर घर जाकर अलग जगाया था, बाबा ने परिवर्तन का मौसम अनुकूल बनाया था, बाबा ने कथनी करनी का भेद मिटाकर दिखा दिया, वंशवाद को राजमहल से दूर बिठाकर दिखा दिया, वंशवाद को राज